अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो के अंदर टेनेंसी एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 23 तक पढ़ लिया था। आज हम 24 से स्टार्ट करेंगे। ये जो आज हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं बहुत इजी है। ठीक है, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एक दफा रीड आउट करना है, समझना है कि बात क्या की जा रही है। सेक्शन 23 तक हमने पढ़ लिया है, अभी हम सेक्शन 24 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 24 के अंदर बात की गई इनहांसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रेंट बाय सूट। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि अगर आप जो रेंट है उसके अंदर आप इनहांसमेंट भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप रिडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बड़ा क्लियरली एक एक चीज को आपको समझाया था। आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 24 में बात की गई है रेंट बाय सूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड है। ठीक है, एक लैंडलॉर्ड है, उसने वो क्या किया है कि वो कोर्ट में गया है और वो वहां पर जाके कहता है कि मेरा जो रेंट है ना उसको इंक्रीज कर दिया जाए, मेरा जो रेंट है वो बढ़ा दिया जाए। टेनेंट जाता है, टेनेंट जाके कहता है कि जो रेंट है ना वो ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो रेंट है वो कम कर दें। ठीक है, इस सूरत हाल में ये क्या करेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट जो होगा उसके अंदर सूट फायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आती है, यहाँ पर 24 के अंदर जस्ट यही बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या आती है कि हमने पीछे टेनेंसी एक्ट के अंदर पढ़ा इनहांसमेंट और रिडक्शन के बारे में, हम पीछे टेनेंसी एक्ट के अंदर पढ़ के आए हैं। तो जो टेनेंसी एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी इनहांसमेंट और रिडक्शन की बात की गई है। अगर तो इन दोनों ने अकॉर्डिंग टू टेनेंसी एक्ट के मुताबिक इन दोनों ने पहले से ही इनहांसमेंट कर ली है, पहले से ही रिडक्शन जो है वो रेंट के अंदर कर दी गई है, तो आपने साथ राइट कर लेना है। तो फिर ये 5 साल तक, ठीक है, फिर ये 5 साल तक रेवेन्यू कोर्ट के अंदर केस फायर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन जी आती है। सबसे पहली बात ये है कि आप इन्हांसमेंट और रिडक्शन चाहते हैं, उसके लिए आप कोर्ट से रिज्यू करेंगे कि मैं अपना जो रेंट है वो इंक्रीज करना चाहता हूँ, या टेनेंट जो है वो कहेगा कि मैं चाहता हूँ मेरा जो रेंट है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, कोर्ट जो होगा वो फिर इसके ऊपर फैसला करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे बात यह आ जाती है कि अगर अकॉर्डिंग टू टेनेंसी एक्ट पहले से ही वो इन्हांसमेंट कर चुके हैं, तो फिर वो 5 साल तक क्या करेंगे, उसके अंदर जाके इन्हांसमेंट जो है वो नहीं करवा सकते, ना वो कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और बात आ जाती है। मैंने कहा कि वो लोग, उन लोगों ने टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग पहले से ही इन्हांसमेंट कर ली है, अब वो 5 साल जो है ना वो नहीं जा सकते कोर्ट में। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकते। फिर यहाँ पर एक और बात आ जाती है। हमने रेवेन्यू एक्ट के अंदर पढ़ा था कि रीअसेसमेंट की जाती है जमीन की। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, रीअसेसमेंट की जाती है। अगर तो क्या हुआ है कि उन दोनों ने इन्हांसमेंट तो करवा ली थी, ठीक है, टेनेंसी एक्ट के मुताबिक, लेकिन उस दौरान क्या हुआ है, जमीन के ऊपर दोबारा से रीअसेसमेंट की गई है। ठीक है, जमीन के ऊपर क्या किया गया, दोबारा से रीअसेस्ड, उस जमीन जो जो लैंड थी उसको दोबारा से रीअसेस्ड किया गया है, उसके ऊपर दोबारा से न्यू लैंड रेवेन्यू लगाया गया है, नया टैक्स लगाया गया है। ठीक है, रीअसेसमेंट मैंने आपको पीछे पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसीलिए दोबारा आज कह रही हूँ कि पहले वो लेक्चर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप मैंने बात की कि उन दोनों ने क्या किया है कि टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हांसमेंट वो दोनों कर चुके हैं। ठीक है, तो अब वो 5 साल तक जो है वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर सूट फायर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो लैंड है, ठीक है, इस लैंड के ऊपर जो है वो दोबारा से इसको रीअसेस्ड किया गया है। जो लैंड है उसको दोबारा से क्या किया गया है, रीअसेस्ड किया गया है, और उसके ऊपर जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो दोबारा लगाया गया है, नया लैंड रेवेन्यू लगाया गया है। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया गया है, नया लैंड रेवेन्यू लगाया गया है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर उस जमीन की रीअसेसमेंट होगी, ठीक है, उसको रीअसेस्ड किया जाएगा, उसके ऊपर न्यू लैंड रेवेन्यू लगाया जाएगा, देन ये दोनों क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर केस फायर कर सकते हैं कि मेरा जो रेंट है वो बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ सिंपल वर्डिंग में। सेक्शन 24 में बात की गई है कि अगर लैंडलॉर्ड है वो चाहता है कि मेरा रेंट बढ़ा दिया जाए, या टेनेंट चाहता है कम कर दिया जाए, तो उसके लिए वो कोर्ट के अंदर सूट भी फायर कर सकते हैं। लेकिन फिर वहां पर बात ये आती है कि अगर टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग उन दोनों ने पहले से इन्हांसमेंट कर ली है, तो फिर वो 5 साल तक, 5 साल तक आपने ये बात याद रखनी है, फिर वो 5 साल तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। फिर यहाँ पर एक और कंडीशन भी आती है, अगर तो उस लैंड को रीअसेस्ड किया गया है, उसके ऊपर न्यू रेवेन्यू लगाया गया है, तो फिर वो दोनों क्या कर सकते हैं, उन दोनों में से कोई एक भी या वो भी दोबारा से इन्हांसमेंट के लिए कोर्ट के अंदर सूट फायर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात की गई है सेक्शन 24 के अंदर। फिर आ जाए सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 में बात की गई है एक्सटेंड टू इन्हांसमेंट और रिडक्शन। ठीक है, सेक्शन 25 में क्या बात की गई है, एक्सटेंड। अब इसके अंदर कहते हैं कि अगर तो एक जमीन है उसके ऊपर फ्लड आया है और उसके ऊपर कास्ट नहीं हो रही,
ठीक है, एक जमीन है उसके ऊपर फ्लड आ गया, उसके ऊपर काश नहीं हो रही, तो उसके ऊपर कितना जो है वो आप रेंट लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप एक्सटेंशन, उसको आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन दे सकते हैं कि अभी इसके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, आगे डिटेल में भी इसको पढ़ लेंगे। जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा होगा ना, उस जमीन से फिर उतना ही रेंट वसूल किया जाएगा। जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा होगा, जितना लैंड लॉर्ड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा होगा, उतना ही फिर उस जमीन से लिया जाएगा रेंट। ठीक है, यहाँ पे 25 में सिंपल बात की गई है कि कोई भी ऐसी जमीन जो आप काश के काबिल नहीं रही किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसके रेंट के अंदर आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, इन्हांसमेंट के अंदर, या उसमें जो आपका रेंट होगा उसके अंदर आप इन्हांसमेंट कर सकते हैं या रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दी, वो यहाँ पर नहीं लागू होती, उसके लिए आगे कंप्लीट सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया है कि कितना फिर उससे रेंट लिया जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल एक जमीन है, ठीक है, अब ये जमीन है, अब इसके ऊपर जो है ना वो फ्लड आया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ है कि फ्लड आ गया है। अब ये जो जमीन है ये काबिले काश्त नहीं रही, तो इसके ऊपर रेंट कितना लिया जाएगा, इसके ऊपर रेंट उतना लिया जाएगा जितना लैंड रेवेन्यू वसूल किया जा रहा है। ठीक है, जितना रेवेन्यू लिया जाएगा उतना ही रेंट भी लिया जाएगा। ये बात आगे डिटेल में भी दोबारा आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए सेक्शन 26 की तरफ। सेक्शन 26 में बात की गई है टाइम फॉर इन्हांसमेंट और रिडक्शन टू टेक इफेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो आप इन्हांसमेंट कर रहे हैं या जो आप रिडक्शन दे रहे हैं वो कब लागू होगी, ठीक है, उसके ऊपर काम कब किया जाएगा। तो इसमें वो जब आपको कोर्ट टाइम देगा, ठीक है, कोर्ट ने आपको जो डेट देनी है, सिंपल सा है ये, तो इसके अंदर कोई मुश्किल बात ही नहीं है। कोर्ट ने आपको जो टाइम देना है उस टाइम पर आपका क्या होना है, वो लागू होना है। उसके बाद सेक्शन 27 की तरफ आ जाए। सेक्शन 27 में बात की गई है एडजस्टमेंट ऑफ रेंट। अब यही बात जो मैंने पीछे आपको बताई है, ठीक है, कि जो रेंट होता है उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल कि एक लैंड है, अब वो जो लैंड है, ये वाली लैंड ये जो है ये काबिले काश्त नहीं रही, ठीक है, इसके ऊपर फ्लड आ गया है, तो अब इसके जो रेंट होगा उसकी आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया कि अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू, कि जितना लैंड रेवेन्यू होगा ना, जितना उस जमीन के ऊपर रेवेन्यू वसूल किया जा रहा होगा उतना ही आप क्या करेंगे, रेंट वसूल करेंगे। ठीक है, अब जहरी सी बात है ना कि जो उस जमीन का लैंड लॉर्ड है, जो जमीन का लैंड ओनर है, उसने रेवेन्यू तो देना है, तो अब रेवेन्यू वो अपनी जेब से तो नहीं देगा, जमीन तो किसी और बंदे के पास है ना, टेनिट के पास है। तो उसने क्या करना है कि उसने टेनिट से उतना ही रेंट वसूल करना है जितना वो रेवेन्यू अदा कर रहा होगा। ठीक है, उसने टेनिट से उतना ही रेंट वसूल करना है जितना वो रेवेन्यू अदा कर रहा होगा। तो जितनी भी रेंट की एडजस्टमेंट होती है वो सारी लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग होती है। सिंपल सी बात है, ज्यादा आप रोलों में पढ़े ही नहीं इसके। ठीक है, 27 में उसने सिंपल बात कर दी है, एडजस्टमेंट ऑफ रेंट। मैंने इस वजह से छोटा सा नाम लिखा था कि आपको समझ आ जाए। तो आपने याद रखना है कि जो रेंट की एडजस्टमेंट होती है वो लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग होती है, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 28 की तरफ। सेक्शन 28 में बात की गई अल्ट्रेशन ऑफ रेंट और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया। अब ये वाली बात भी पीछे मैंने आपको बताई थी, ठीक है, अब यहाँ पर उसने इसको अलग से एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 28 के अंदर वो कहता है अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है तब्दील करना। ठीक है, कि रेंट भी तब्दील हो सकता है, एरिया भी तब्दील हो सकता है। मतलब जमीन पहले थोड़ी काबिले काश थी, फिर बाद में ज्यादा हो गई है, ठीक है, ये सारी की सारी काबिले काश पहले नहीं थी, अभी होने लग गई है, जो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अभी काबिले काश नहीं रहा, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके रेंट के अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं, एरिया के अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, ठीक है, अच्छा, अब इस ये जो लैंड है ना, इसका ये वाला एरिया जो है ना, इसके ऊपर पहले जो है वो काश्त नहीं हो रही थी, अभी इसके ऊपर होने लग गई है, लग गई है। आप रेंट जो है वो सिर्फ इस पार्ट का रेंट जो है वो वसूल कर रहे थे, अब इसकी काश्त होने लग गई है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका भी जो रेंट होगा वो साथ वसूल करेंगे। अब आप सारी जमीन का जो रेंट होगा वो वसूल करेंगे। ठीक है, जा एक और बात भी फिर नीचे उसने की एरिया के ऊपर भी। एरिया के ऊपर कैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक जमीन है, ठीक है, एक जमीन है, इसका ये वाला जो एरिया है ये नहीं कर रहा, ठीक है, अब वो जो लैंड लॉर्ड है उसकी यहाँ पे और भी जमीन पड़ी है, वो क्या करेगा, एरिया भी तब्दील कर सकता है, वो उसको छोड़ देगा, ये वाला एरिया इसके साथ मिला के अपनी जमीन का जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ होगा उसको पूरा कर देगा। मतलब कि आप एरिया भी चेंज कर सकते हैं, रेंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर तब्दीली जो है वो हो सकती है। तो सेक्शन 28 में सिंपल सी बात की गई है कि किसी वजह से जमीन काबिले काश नहीं रही, या पहले नहीं थी अभी होने लग गई है, तो आप रेंट भी चेंज कर सकते हैं, रेंट को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं, और आप वहाँ का जो एरिया है उसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 29 पे आ जाए। सेक्शन 29 में बात की गई है रिमिशन ऑफ रेंट बाय कोर्ट। ठीक है,
सेक्शन 29 में किस चीज की बात की गई है? रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है माफ कर देना, ठीक है, कि हो सकता है वो जो एरियर होगा, एरियर मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, वो बंदा कि जिसके साथ आपकी एक डेट फाइनल हो गया कि इस डेट के ऊपर आपने हमें सबमिट करवाना है, ठीक है, आपका जो रेंट है आपने सबमिट करवाना है। अब टेनिट ने वो रेंट सबमिट नहीं करवाया तो वो टेनिट क्या हो गया? एरियर हो गया, ठीक है, वो टेनिट क्या हो गया? एरियर हो गया। तो जो कोर्ट है वो उस एरियर का जो रेंट होगा उसको माफ भी कर सकता है, ठीक है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट अगर चाहे तो वो उस एरियर का जो रेंट होगा उसको माफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं, वो भी आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ है कि वो जो जमीन थी ना उसके ऊपर कोई मसला मसाइल हो गया, कास्ट वगैरह नहीं हो रही, ठीक है। अब जब जमीन के ऊपर कास्ट नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है वहां से लैंड रेवेन्यू भी नहीं लिया जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि रेवेन्यू जमीन के ऊपर नहीं लिया जाता, जमीन के ऊपर जो प्रोड्यूस होती है उससे आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक जमीन है वो काबिले काश नहीं रही, उसके ऊपर तो फिर रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक जमीन है, ठीक है, इस जमीन के ऊपर अभी काश्त नहीं हो रही, ठीक है, अभी क्या हो रहा है? काश्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब इस जमीन के ऊपर जो रेवेन्यू है वो भी वसूल नहीं किया जा रहा, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू कितने साल वसूल नहीं किया गया? 2 साल वसूल नहीं किया गया। रेवेन्यू कितने साल वसूल नहीं किया गया? 2 साल। अब जब 2 साल रेवेन्यू वसूल नहीं किया तो 2 साल रेंट भी वसूल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात की समझ आ गई होगी। मैंने कहा एक जमीन है वो काबिले काश नहीं रही, या आप इस काबिले काश को छोड़ दें, आप सेक्शन को देखें, सिंपल सेक्शन में सिंपल लिखा है कि रिमेशन ऑफ रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने 2 साल लैंडलॉर्ड से रेवेन्यू नहीं लिया, लैंड रेवेन्यू नहीं लिया, ठीक है, तो वो जो लैंडलॉर्ड होगा वो टेनेंट से 2 साल रेंट भी नहीं लेगा, सिंपल बात, ठीक है। फिर दूसरी बात ये की गई है कि अगर तो एरियर है, ठीक है, उसने अपनी जो डेट उसको दी गई थी उसके ऊपर उसने अपना रेंट सबमिट नहीं करवाया, अपना रेंट अदा नहीं किया, पे नहीं किया, तो उसका रिकॉर्ड जो है उसके पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है, अगर वो चाहे तो वो एरियर का वो जो रेंट होता है उसको माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये की गई है। अच्छा, उसके बाद आ जाए सेक्शन 30 की तरफ। सेक्शन 30 में बात हुई है जी, सेक्शन 30 में बात हुई है रिमेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रेंट कंसिक्वेंट ऑन लाइक ट्रीटमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें भी वही बात जो पहले आपको बता दी है, दोबारा से वही बात बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर वो कह रहा है कि जो रिमिशन होगा या जो सस्पेंशन होगी वो लैंड रेवेन्यू के मुताबिक होगी, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया ना 29 के अंदर मैंने आपको कहा कि कोर्ट जो है ना उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो एरिया होता है उसका लैंड जो है उसको माफ भी कर सकता है। फिर मैंने उसके साथ आपको एक और बात भी समझाई। अब जो बात मैंने आपको वहां पे बता दी ना उस बात को वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वो अलग सेक्शन सेक्शन जो है इसने बनाया है। वो कह रहे हैं कि रिमिशन होगी और जो सस्पेंशन होगी वो लैंड रेवेन्यू के मुताबिक होगी, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि अगर लैंड रेवेन्यू 2 साल अदा नहीं किया तो जो रेंट होगा वो भी 2 साल टेनेंट से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जितने तक लैंड रेवेन्यू आप वसूल नहीं करेंगे, क्योंकि जमीन काबिले काश्त ही नहीं है, ठीक है, जमीन के ऊपर काश्त नहीं हो रही, टेनेंट कौन सा वहां से कमाई कर रहा है जो वो आपको रेंट देगा। तो जब गवर्नमेंट आपसे रेवेन्यू नहीं ले रही तो आप भी टेनेंट से रेंट नहीं लेंगे, ये बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए सेक्शन 31 की तरफ। सेक्शन 31 में बात की गई है पावर टू डिपॉजिट रेंट, ठीक है, सेक्शन 31 में बात की गई है पावर टू डिपॉजिट रेंट। हमने लैंड रेवेन्यू के अंदर पढ़ा था कि कुछ ऐसे डिपॉजिट भी होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और जिस बंदे ने वो पैसे, जो टेनिट है जिसने पैसे अदा करने हैं, ठीक है, रकम अदा करनी है, जमीन का ठेका देना है, अब उस बंदे को नहीं पता कि अब जो डिस्प्यूट राइज हो गया मैं अब किस बंदे को जाके पैसे दूं या उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है, ठीक है, तो वो आप किधर करेंगे? तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर टू डिपॉजिट रेंट जो होती है, जो कोई और पेमेंट होती है, ठीक है, या रेंट को ही आपने डिपॉजिट कराना है तो उसकी जो पावर होती है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एक जमीन है, ठीक है, इस जमीन के 4 ओनर है, ए भी है, बी भी है, ठीक है, सी भी है एंड डी भी है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि टेनेंट के साथ इनका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब एग्रीमेंट, अब टेनेंट ने पैसे देने हैं, ए कहता है मुझे दो, बी कहता है मुझे दो, सी कहता है मुझे दो, डी कहता है मुझे दो, आपस में लड़ाई होगी, ठीक है। अब टेनेंट को समझ नहीं आ रही कि मैं ये पैसे किसको दूं, तो टेनेंट क्या करेगा? वो जो रेंट होगा वो जाके रेवेन्यू ऑफिसर को दे देगा,
ठीक है। अब टेनेट इससे आजाद हो गया, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, आपने सिर्फ यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, कि एक जॉइंट ओनर है जमीन के, ठीक है, अब टेनेंट को समझ नहीं आ रही कि मैं ये किसको पैसे दूं, उसने जाके रेवेन्यू ऑफिसर को पैसे दे देने हैं। ठीक है, अब जो है वो इससे आजाद हो गया। अब हम आगे सेक्शन 32 की तरफ। सेक्शन 32 में बात की गई इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट, कि इसके इफेक्ट क्या होंगे जब आपने रेंट डिपॉजिट करवा दिया रेवेन्यू के पास। पहली बात, टेनेंट ने जमा करवाया रेंट, ठीक है, टेनेंट इससे आजाद हो गया। पहला इफेक्ट तो ये हो गया, क्या हुआ कि टेनेंट आजाद हो गया। अब टेनेंट उस जमीन पर काम करेगा, टेनेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी हो रहा है वो अब रेवेन्यू ऑफिसर ने खुद देखना है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर खुद नोटिस भेजेगा, उन लोगों को अपने पास बुलाएगा, सारी कार्रवाई करेगा। ठीक है, जिस बंदे का हक होगा, जिसको वो रेंट मिलना चाहिए, उस बंदे तक पहुंचा देगा। सेक्शन 32 आपको ये बताते हैं। ठीक है, सेक्शन 31 और 32 सेम है, मतलब अगर आप एक अच्छी तरह याद कर लें, दूसरा उसी के साथ ही है, ऐसा समझ लें, स्टोरी वाइज है। उसके बाद सेक्शन 33 पे आ जाए। सेक्शन 33 में बात की गई है रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अंदर बात की गई है रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस। अच्छा, अब इसके अंदर वो क्या कहता है, इसके अंदर वो कहता है अटैच्ड प्रोड्यूस। ठीक है, अटैच्ड प्रोड्यूस, कि जितना रेंट देना होगा उतनी फसल उठानी है। करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक टेनिट है, वो रेंट नहीं अदा कर रहा। टेनिट क्या कर रहा है, वो रेंट अदा नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जितना उसने रेंट देना होगा ना, आप जाके उसकी उतनी फसल उठा लेंगे। आपने क्या करना है कि जितना उसने रेंट देना होगा, आप उतनी फसल उठा लेंगे और उस फसल को बेच के अपने रेंट की रिकवरी कर लेंगे। समझ आ गई बात की। सेक्शन 33 में बात की गई रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस। ठीक है, जो उसने नीचे स्टेटमेंट लिखी है ना डिफाइन, उसके अंदर ही क्लियर है कि अगर टेनेंट जो है वो रेंट नहीं दे रहा, ठीक है, प्रोड्यूस कास्ट हो गई है, अब भी वो रेंट अदा नहीं कर रहा, तो क्या होगा, उसकी प्रोड्यूस जो होगी वो उठा ली जाएगी, जितना उसने रेंट देना है उसके मुताबिक उस प्रोड्यूस को बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद अपना जो रेंट होगा उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, 33 में। उसके बाद सेक्शन 34 के ऊपर आ जाए। सेक्शन 34 में बात की गई है ट्रीटमेंट ऑफ लेसेस फॉर पीरियड एक्सीडिंग आर इक्वल टू टर्म फॉर असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये बात की गई है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदा है, ठीक है, बल्कि इसको छोड़ें, एक लैंड लॉर्ड है, ठीक है, और दूसरा टेनेंट है, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है 25 ईयर का। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है 25 साल का। इन दोनों के दरमियान कितना एग्रीमेंट हुआ है, 25 साल का, मतलब कि लैंड लॉर्ड ने अपनी जमीन टेनेंट को 25 साल के लिए ठेके पर दी है। ठीक है, अच्छा, इसने क्या किया, 25 साल के लिए ठेके पर दी है। अब जो असेसमेंट हुई हुई थी, हमने रेवेन्यू में पढ़ा था असेसमेंट होती है जमीन की। ठीक है, अब जो असेसमेंट हुई हुई थी लैंड रेवेन्यू के लिए, उसकी मुदत खत्म हो गई है। ठीक है, उसकी टाइम पीरियड कितना था, 25 था। अब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन जो टेनेंट है वो मजीद उसने 5 साल के लिए दोबारा से जो वो जमीन थी ठेके पर ले ली है। ठीक है, दोबारा सुन लें, गौर से चीजों को मिक्स नहीं कीजिएगा। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान 25 साल का एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब उस जमीन की भी जो असेसमेंट थी वो भी 25 साल थी। असेसमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो गया 25 साल वाला, लेकिन टेनेंट ने क्या किया, उसने लैंडलॉर्ड के साथ बात करके अपनी जो उसका टाइम पीरियड था उसने 5 साल मजीद बढ़ा लिया। ठीक है, जब उसके ऊपर अब क्या होगा, दोबारा से रीअसेस्ड होनी है जमीन। जब जमीन दोबारा से रीअसेस्ड होगी, तो वो उन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा। उन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। दोबारा से असेसमेंट होगी और फिर दोबारा से दोनों के दरमियान एग्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 34 में ये बात की गई है, सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, आप कर लें कि 30 साल का हुआ है। ठीक है, अब 25 साल के बाद क्या होना है, जमीन की दोबारा से रीअसेसमेंट होनी है। ठीक है, पीछे 5 साल रहते थे, अब वो जो 5 साल होंगे, लैंड और लॉर्ड जो होगा और जो टेनेंट होगा, उन दोनों के दरमियान दोबारा से न्यू एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जमीन जो उन्होंने ठेके पे एक दूसरे को देनी लेनी है। ठीक है, दोबारा से रेंट तय होगा और सारी असेसमेंट जो है वो दोबारा की जाएगी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू के मुताबिक। तो 34 में आपको ये बात की गई है। किसी भी चीज की समझने है मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखा करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, अगर आपको लेक्चर की समझ आ जाती है तो लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे लगे, मुझे भी पता चले कि आपको वाकई समझ आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।